मानव समाज को कैसे एकताबद्ध किया जा सकेगा। तो सबसे पहले हम जान लें समाज क्या है। सिर्फ मानव का ही समाज होता है या और जीवों का भी समाज होता है। तो उसके लिए हम जानें कि समाज क्या होता है। तो समाज की परिभाषा जो बाबा ने दी है, समानम एजति इत्यर्थे समाजः। समान उद्देश्य के लिए, एक महत उद्देश्य के लिए जब लोग एक साथ चलते हैं तब उसको समाज कहते हैं। अब हम सब जानते हैं, जैसा पिछली क्लास में भी हमने कहा कि हर मनुष्य हर काम नहीं कर सकता। कोई मनुष्य या कोई भी जीव अपने आप पर डिपेंड नहीं, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड नहीं, उसको दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है। कोई कहे कि मैं अपने आप पर निर्भर हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो वह मूर्ख है या पागल है। सृष्टि में ऐसा हम सब देखते हैं, जो जीव जितना अनुन्नत है मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वह जीव बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। एक गाय का बच्चा जैसे ही जमीन पर उतरता है वैसे ही खड़ा हो जाता है। और भी जीवों के बच्चे जैसे ही जमीन में आते हैं वैसे ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, उसे खड़ा होने में, चलने में साल बीत जाते हैं। एक बिल्ली का बच्चा है, वह जब पैदा होता है तो बिल्कुल अंधा पैदा होता है, वो कुछ देख नहीं सकता, तो वह अपनी माँ के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। माँ उसको जहाँ उठा कर ले जाती है, जहाँ ले जाकर रख देती है, जब मन होगा उसको दूध पिलाती है। एक बंदर का बच्चा है, जो पैदा होते ही माँ को पकड़ना सीख जाता है, माँ को बहुत कस के पकड़ लेता है, क्योंकि माँ को बहुत अधिक दूर जाना है, दौड़ना है, उछलना है, कूदना है, अपने भोले से लेकर पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारना है, उसकी आदत है। अब बच्चा यदि उसको ना पकड़े तो माँ को इतनी फुर्सत नहीं कि बच्चे को गोद में उठा करके वो दौड़ते रहे तो बच्चे रहे। तो इसलिए प्रकृति ने उन्हें स्वाभाविक सा गुण दे रखा है कि वह अपनी माँ को पकड़ के रखता है, और माँ भी निश्चित होकर कि बच्चा जब उन्हें पकड़ रखता है और अपना काम करती है। एक गैंडे का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो माँ के पास से बहुत दूर भाग जाता है। क्यों दूर भागता है? क्योंकि माँ को उससे बहुत स्नेह है। तो जानवर को जब स्नेह होता है अपने बच्चों से या किसी से भी, तो वह किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है, वो उसको चाटता है जीभ से। तो माँ भी अपने बच्चे को चाटती है। अब गैंडे का जो जीभ है इतना रफ होता है कि अगर 2-4 बार चाट दे बच्चे को तो बच्चा वहीं का वहीं मर जाए, इतना टुकड़ा होता है। तो इसलिए प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से अंदर ये वृत्ति जगा दी है, ये प्रवृत्ति जगा दी है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे ही भाग जाता है। थोड़ी देर इधर उधर रहता है, तब तक उसकी जो चमड़ी है धीरे धीरे मोटी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो फिर वो बच्चा अपनी माँ के पास आता है। तो प्रकृति स्वयं ही अपने बच्चों को जीने का रास्ता बता देती है, दिखा देती है, उनके अंदर वो प्रवृत्ति जगा देती है। जो जीव जितना ही अधिक उन्नत है, संस्कृतिवान है, सभ्यतावान है, उस जीव के बच्चे उतने ही अधिक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। माँ का स्नेह जहाँ जितना अधिक होगा, बच्चे उस पर उतना ही डिपेंड होंगे। इसलिए मनुष्य की ममता इतनी अधिक है कि मनुष्य के बच्चे अपने माँ के ऊपर, अपने पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम सबको दूसरों की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता, उसको समाज में रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा।
केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो शब्द है, उसने हजारों वर्षों में अपनी सभ्यता डेवलप की है, संस्कृति को डेवलप किया है, क्योंकि वह बुद्धिमान प्राणी है। और कोई जीव है, मान के चले कुत्ता है, अगर भूखा है तो क्या करेगा? अगर उसे भोजन कहीं मिल जाए तो दौड़ कर उसको झपट पड़ेगा, क्योंकि भूखा है। वह कुछ सोचेगा नहीं, इधर उधर देखेगा नहीं। लेकिन मनुष्य है, कितना भी भूखा क्यों न हो, जब वह भोजन के पास आएगा तो सबसे पहले हाथ पैर धोएगा, हाथ मुँह धोएगा। थोड़ा अधिक अगर आध्यात्मिक है तो थोड़ी साधना भी करेगा। अगर आध्यात्मिक ना भी है तो कम से कम भगवान का नाम लेगा, भगवान को शुक्रिया अदा करेगा कि तुमने मुझे भोजन दिया। उसके बाद ही वह भोजन करेगा। अब भोजन भी एक सभ्य तरीके से करेगा, ऐसा नहीं कि दोनों हाथों से उठा के मुँह में घुसाए, कोई चम्मच से खाएगा, कोई हाथ से खाएगा। एक कल्चर उसने हजारों वर्षों में डेवलप किया। किसी को हम सभ्यता कहते हैं। खाना है, पीना है, चलना है, उठना है, बैठना है, गाना है, दौड़ना, ये हर चीज़ करते हैं। जैसे लाखों वर्षों से जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं, वैसे ही आज भी किए जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य धीरे धीरे उसमें सुधार करता जा रहा है, उसको और अधिक डेवलप करता जा रहा है। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट है, अपने एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाइड करते जा रहे हैं, इसी को सभ्यता कहते हैं, इसी को कल्चर कहते हैं। तो मानव का जो समाज है, समाज क्या है? सब एक उद्देश्य को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर एक साथ चलने का नाम है। इसकी तुलना बाबा करते हैं जैसे कोई तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ दल है। उस दल में 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, जो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जहाँ भी निकलते हैं। तो रास्ते में चलते चलते यदि कोई बीमार हो जाए तो बाकी लोग क्या करते हैं? उसको छोड़ के आगे चल जाते हैं? नहीं जाते हैं। उसके लिए रुकते हैं, अपनी यात्रा को स्थगित करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, पहले इसको हम ठीक कर लें, इसको स्वस्थ कर लें, फिर हम साथ चलेंगे। यही करते हैं। यदि किसी के पास रुपया पैसा खत्म हो जाए तो दूसरे लोग उसको हेल्प करते हैं। ऐसा तो नहीं चले तुम्हारे पास रुपया नहीं, तुम वापस लौट जाओ, उसको अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। किसी के पास भोजन समाप्त हो जाए तो दूसरे लोग अपने भोजन से उसको देते हैं। कल्पना करिए, आप ही लोग सारे पंजाब के जितने लोग हैं, एक ही ट्रेन में बैठ करके आप आनंदनगर जा रहे हैं। रास्ते में किसी को बीमारी हो गई, उल्टी हो गया, दस्त हो गया, या किसी प्रकार से बीमार हो गया, तो आप क्या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे? नहीं ना, उसको पहले स्वस्थ करेंगे। किसी के पास रुपया खत्म हो जाए तो उसको रुपया देंगे। तो यह एक दूसरे को हेल्प करते हुए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। ये जो तीर्थ यात्रियों का दल है, जिस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से जो एक महान लक्ष्य को लेकर जो व्यक्तियों का दल, मनुष्यों का दल आगे बढ़ रहा है, उसी को हम समाज कहते हैं। कोई बोल सकते हैं हम कायस्थ समाज है, हम बनिया समाज है, हम व्यवहार समाज है, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो क्या ये सब समाज है? नहीं, ये सब समाज नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं, ये छोटे छोटे उद्देश्य को लेकर के एकजुट हुए हैं। वह उद्देश्य अगर पूरा हो जाए, वह स्वार्थ है कि उसका उसमें से लाभ उसको नहीं मिला है, तो उस समाज से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें बाबा कहते हैं, यदि भारत केवल भारतीयों के लिए समाज की रचना करे, पाकिस्तान के लिए रचना करे, तो क्या होगा? आपस में क्लैश होगा। जैसे हम देख रहे हैं पिछले 70-75 सालों से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। और भी देश हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए। तो ये समाज कहने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का जो समाज होगा वो क्या करेगा? दूसरों का शोषण करेगा, अपने को बचाने के लिए दूसरों का शोषण करेगा। जैसे अंग्रेज भारत में आए और भारत का शोषण किया,
अगर उनके मन में होता कि हम सभी एक समाज हैं, हम सभी मानव समाज एक हैं, तो कभी ऐसा नहीं करते। अगर सबको ये समझ में आ जाए कि हम सब मनुष्य इस परम पिता की संतान हैं, एक ही हैं, एक ही भाई बहन हैं, तो क्या एक दूसरे का शोषण कर सकते हैं? क्या एक दूसरे पर अत्याचार कर सकते हैं? एक दूसरे को गुलाम बना सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा जो मनुष्य समाज है, फिलहाल समाज कहने के योग्य नहीं है। ये अलग अलग स्वार्थों में बटे हुए लोग हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, सब देखने में आया है कि जब कोई विपत्ति का समय आता है तो सब एकजुट हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए भारत में ब्राह्मण, राजपूत या और जितने भी जाति के लोग हैं, सभी आपस में जाति के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, मजहब के नाम पर लड़ते हैं। लेकिन कभी अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो ऐसे समय पर क्या होता है? सब अपने जात पात भूल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो ऐसा कभी कभी देखने में आता है। लेकिन जैसे वो विपत्ति टल गई, वो स्वार्थ टल गया, फिर देखा जाता है कि ढाक के फिर पार जैसे थे फिर वैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर उनको प्रलोभन दिया जाए, कोई स्वार्थ दिखाया जाए, तो सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग, सभी मजहब के लोग एकजुट हो जाते हैं। अगर अनाउंस कर दिया जाए कि इस हाल में अगर सभी जाति के लोग, सभी मजहब के लोग एक साथ आके इकट्ठे हो जाएं तो सबको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। तो भले ही समाज में एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के साथ बैठना पसंद न करता हो, लेकिन अगर ये प्रलोभन मिल गया तो सब आके बैठ जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल में बैठ जाएंगे। अगर उन्हें कहा जाए कि सबको एक दूसरे के हाथ से पानी पीना है, इसके लिए 1-1 करोड़ दिया जाए, तो जो बाहर में एक दूसरे के हाथ का पानी नहीं पीते वो भी पीना शुरू कर देंगे ना। तो शुद्ध स्वार्थों के लिए हो सकता है वो एक साथ आ जाए, एकजुट हो जाए, लेकिन जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हो गया तो फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के समूह को क्या हम समाज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इस चैप्टर की शुरुआत में, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम ही है मानव समाज को कैसे एकताबद्ध किया जा सकेगा, इसका मतलब ये है कि समाज एकताबद्ध नहीं है, बटा हुआ है, तो उसमें कैसे एकता पैदा की जाए। तो इसमें कहने लगा जिस जिस क्षेत्र में मेल तथा ऐक्य मौजूद है, केवल मात्र उन्हीं सब बिंदुओं पर अधिक उत्साह प्रदान करना होगा, पार्थक्यों को नहीं। जिन जिन बिंदुओं पर समाज एकजुट हो सकता है, कि जहाँ जहाँ एकता की संभावनाएं हैं, हम उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें, अधिक से अधिक आगे लेकर जाएं। और जहाँ जहाँ डाइवर्सिटी है, एकता नहीं है, पार्थक्य है, डिफरेंसेस हैं, उन जगहों को हमें उत्साहित नहीं करना पड़ेगा, उनको अलग रखना पड़ेगा। जैसे एक समय में भाषा का आंदोलन चला, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया, जबरदस्ती रोक दिया गया, तो साउथ इंडिया में हिंदी भाषा के प्रति बहुत घृणा पैदा हो गई, इतनी अधिक कि हिंदी भाषी लोगों को देखते ही उनको मार डालने के तैयार हो जाते। तो इस प्रकार से जो भाषा को लादना है,
सेम किसी प्रकार की घटना हुई जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। तो हम जानते हैं पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, एक पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान। क्योंकि उनका कंट्रोल पश्चिमी पाकिस्तान में था और पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा थी उर्दू, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की भाषा थी बंगला। तो जो कंट्रोलर होते हैं वो चाहते हैं हमारी भाषा ही चले, तो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भी उर्दू को लागू किया। उर्दू ही हमारी भाषा है, इसी भाषा को सीखना पड़ेगा, इसी में काम करना पड़ेगा। उसके कारण आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान अलग ही देश बन गया। तो जहाँ जहाँ डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को हमें टच नहीं करना है। आज के समय में भी कोई भाषा के लेकर के आंदोलन करते हैं तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। जब देश के लोग अशिक्षा से जूझ रहे हैं, भूख से जूझ रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें ये सब चीज़ों को लेकर के आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस रहेंगे। तो जहाँ जहाँ डिफरेंसेस नहीं है, जहाँ जहाँ यूनिटी की संभावनाएं हैं, उन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ें। तो बाबा जब वे DMC होती थी लास्ट में बराबर मुद्रा देने से पहले कहते हैं ना, हर चीज़ का सकारात्मक पहलू को देखना। तो जहाँ जहाँ सकारात्मकता की संभावनाएं हैं, जहाँ जहाँ यूनिटी की संभावना है। अब देखिए पिछले 75 साल में भारत पाकिस्तान कितनी ही बार बातचीत के टेबल पर बैठे हैं, लेकिन कभी कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। तो ये अपनी बात पर रहते हैं, वो अपनी बात पर रहते हैं। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, ये कहते हैं आतंकवाद हटाओ। ये डिफरेंसेस जब तक रहेंगे ये एक टेबल पर नहीं कर सकते। कम से कम जिन बातों पर एक हो सकते थे, बातचीत की जा सकती थी, ट्रेड पर बात कर सकते थे, संस्कृति पर बात कर सकते थे, क्योंकि संस्कृति हमारी वो एक ही है। करीब करीब भाषाएं भी जितने जो हमारे यहाँ बोले जाते वही वहाँ बोले जाते हैं। जो यहाँ पंजाबी बोलते हैं उस पार में भी वही पंजाबी बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। तो इन चीज़ों पर हम बातचीत कर सकते थे, दोनों देशों को करीब ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। इसलिए बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि समाज को एकजुट करना है। तो जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन पॉइंट्स पर हमारे बीच समानताएं हैं, यूनिटी संभव है, उन चीज़ों को अधिक उत्साहित करना पड़ेगा। और एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है पूरे मानव समाज में, जिसको लेकर के हम पूरे समाज को एकजुट कर सकते हैं। चाहे गरीब है, अमीर है, पूंजीपति है, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, इवन किसी भी देश का है, एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, और वह क्या है? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। हर जगह एक्सप्लॉयटेशन है। पूंजीपति हर जगह शोषण कर रहे हैं। पूंजीपति ही नहीं, रिलीजियस लोग भी, जो रिलीजियस पूंजीपति है, वो भी अंधविश्वास, डॉगमा को लेकर के शोषण कर रहे हैं। तो इस शोषण के विरुद्ध अगर हम संग्राम करें तो पूरे मानव समाज को एकजुट किया जा सकता है। जरूरत इसी चीज़ की है कि हम शोषण के विरुद्ध संग्राम करें, लोगों को जागृत करें किस प्रकार से उनका शोषण ये पूंजीपति लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो पूंजीपति है, जब जिनको लाभ कमाना है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि समाज एकजुट हो। अगर समाज एकजुट हो गया तो उनकी जो ये शोषण है वो बंद हो जाएगा। इसलिए वो हर समय चाहते हैं कि ब्राह्मण को राजपूत से बांट दो। यही काम करके उन्होंने 200 वर्षों तक भारत का शोषण किया। और आज भी जो पूंजीपति लोग हैं, जिनको लाभ कमाना है, चाहे समाज कहीं जाए, मानवता कहीं जाए, वो यही काम करते हैं। वो आपके हमारे बीच में भेद की सृष्टि करते हैं। अभी वर्तमान जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिसने एक
डिसीजन मेकिंग का काम क्या है, तो ये जातिवाद ही रहा। जाति के नाम पर लोग बटे और वोट किया है, या कहीं मजहब के नाम पर वोट किया है। विकास कहीं भी मुद्दा नहीं रहा। हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, हम कैसे बेहतर जीवन जी सकें, ये कहीं मुद्दा नहीं रहा। राजनीतिक पार्टियां भी जानती है कि हमको कैसे इनमें भेद पैदा करना है, कैसे इनसे वोट लेना है, और वो यही काम पिछले 75 साल से भारत में और दुनिया के देशों में भी यही काम करें। उन्होंने केवल आपको वोट बैंक बनाना है ताकि अपना शोषण जो वो कर सकते हैं वो करते रहें। आप 50,000 रुपये महीने कमाते हैं, जैसे ही आपकी सैलरी आती है वहीं से इनकम टैक्स आप पे लग जाता है। आपके हाथ में आने से पहले वो टैक्स कट जाता है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां ये अरबों खरबों रुपये चंदा ले रही है, इन पर कोई टैक्स नहीं है। ये क्या कहते हैं, नोटबंदी हुई, हम आप आम व्यक्ति 2,500 रुपये के लिए बैंकों की लाइन में लगे, लेकिन किसी नेता को आपने लगते हुए देखा? नहीं लगते हुए देखा, फिर भी उनका काम चल रहा था। उनका घर आलिशान बंगला, पेट्रोल डीजल सब कुछ चल रहा, उनकी मर्सिडीज चल रही थी। तो ये खेल इसी प्रकार से ये लोग खेलते हैं, समाज का शोषण करते हैं, समाज का प्राण रस को चूस करके ये लोग फलते फूलते हैं। इसलिए जरूरत है कि शोषण के विरुद्ध अविराम संग्राम चलाते रहना। इस एक पॉइंट पर आप पूरी दुनिया को एकजुट कर सकते हैं, संपूर्ण मानव समाज को एकजुट कर सकते हैं। इसके आगे बाबा ने और सारे उपाय बताए हैं जिन क्षेत्रों में एक उतनी ही अधिक आवश्यकता है दूसरे की। पशु जो है बेचारे, उनके माता पिता को उतना फुर्सत भी नहीं है कि अपने बच्चे की देखरेख कर सके, और उनमें अपने बच्चों के प्रति बहुत अधिक ममता भी नहीं है। इस कारण उनके अस्तित्व की रक्षा का दायित्व प्रकृति अपने ऊपर स्वयं ले लेती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि बंदर का बच्चा जन्म लेते ही सीख जाता है कि माँ को कैसे पकड़ना है। गैंडे का बच्चा जन्म लेते ही समझ जाता है कि माँ के पास अगर बैठा रहा तो माँ प्यार कर करके मार देगी, तो वो भाग जाता है। गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही उठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। लेकिन अगर कोई बिल्ली का बच्चा है, शेर का बच्चा है, वो बच्चा जन्म से ही अंधा होता है, आँख उसकी बहुत देर से खुलती है, कई दिनों के बाद। तो बच्चा अपनी माँ के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। अगर माँ उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी तो ही बेचारा जा पाएगा। उसके अस्तित्व का सारा भार उसकी माँ के ऊपर है। तो मनुष्य का जो बच्चा है वह भी अपने माता पिता के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर निर्भर है, अपने अस्तित्व के लिए। एक छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है कि मैं अपने माँ को कैसे पुकारूं। उसे भूख लगती है, बेचारा रोता है, पेट में दर्द हो रहा है, रोता है। अब ये माँ की जिम्मेवारी है कि वो समझे कि मेरे बच्चे को भूख लगी, तो वो उसको दूध पिलाएगी। माँ, बच्चा चिल्लाता है, माँ समझ जाती है कि पेट में दर्द हो रहा है, उसे क्या किया जाए। बच्चा एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ये माँ उसको उठा कर ले जाती है। बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है, तो उसको सर्दी लगती है, तो कपड़े उड़ा देती है। तो मनुष्य जो कि अधिक बुद्धि संपन्न है, अधिक सभ्य है और माता पिता का स्नेह अधिक मिला है, इस कारण उसका बच्चा उतना ही डिपेंडेंट है अपने माता पिता के ऊपर। एक छोटी सी कहानी बड़ी अच्छी मैं सुना दूँ, अभी याद आ गई कि एक माँ जिसका अपना बच्चा है और एक सौतेला बच्चा है, वो क्या करती है, सौतेले बच्चे को गोद में उठा करके घूमती है, और जो उसका अपना बच्चा है उसको ऐसे धूल में लौटने के लिए छोड़ देती है। तो समाज के लोग समझते हैं वाह कितनी अच्छी माँ है, सौतेले बच्चे को इतना प्यार करती है।
लेकिन उसकी सौतेली माँ को पता है कि बच्चे को हम जो गोद में लिए फिर रहे हैं, वो कहती है इसको गोद में हम इसलिए लिए फिर रहे हैं ये बच्चा बड़ा होकर के भी चलने फिरने लायक ना रहे। मेरा बच्चा धूल में लौट रहा है, वो बहुत जल्दी चलना फिरना सीख जाएगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा। तो जो जितना डिपेंडेंट होगा वो समाज में चलने के लिए उतनी ही देर से तैयार होगा। कोई बच्चा अगर जंगल में पैदा हो तो उसे भाषा सीखने में बहुत समय लग जाएगा। संभव है अगर मनुष्य के संपर्क में नहीं आया है तो वह भाषा भी आपको नहीं सीख पाएगा। जानवरों के साथ रहते रहते जानवरों की ही भाषा सीखेगा। जिस प्रकार के समाज में वो रहता है उसी की भाषा भी सीखेगा, उसी के तौर तरीके भी सीखेगा। कोई जंगल में रहने वाला है उसे आप टेबल कुर्सी पर बिठा करके कांटा चम्मच दे करके आप चाहें कि वो अच्छे से खा ले, संभव नहीं है। तो ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये समाज सिखाता है। इसलिए बच्चा जो अधिक डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी अधिक है कि अपने बच्चे का पालन पोषण करे, उसके अस्तित्व की रक्षा करे, उसे मानव समाज में रहने लायक सभ्य सुसंस्कृत बनाए। नमः शिवाय संताय में बाबा ने बहुत सारी हिस्ट्री दे रखी है। किस प्रकार भगवान शिव के आने से पहले माँ बाप कोई भी अपने बच्चे की जिम्मेवारी नहीं लेते। पिता नाम का कोई होता ही नहीं था, पिता कभी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते थे। बच्चे पैदा हो गए, बच्चे भाग गए, सारी जिम्मेवारी माँ के ऊपर होती थी। अब माँ बेचारी उस बच्चे का पालन पोषण करे या अपना पेट भरने के लिए भोजन का जुगाड़ करे। तो इस संघर्ष में बहुत सारे बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। एक मनुष्य जिसमें अपार संभावनाएं हैं वो यूं ही समाप्त हो जाता था बचपन में। तो उसको देख करके ही भगवान शिव ने विवाह की पद्धति दी कि नहीं, सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। पुरुष को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी बच्चे का भरण पोषण पालन पोषण ठीक ढंग से, और स्त्री को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि उनके मानसिक बौद्धिक विकास अच्छी ढंग से हो। तो वह भगवान शिव के समय से चला आ रहा सिस्टम है जिसके कारण मानव समाज इस हद तक पहुंच पाया है कि आज हम बैलगाड़ी के ज़माने से रॉकेट के ज़माने में पहुंच गए। पत्थर से आग उत्पन्न करते थे, आज हम न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच गए। तो बुद्धि के विकास में, मानसिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में समाज का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बाबा कहते हैं जल्द से जल्द एक अच्छे मानव समाज का गठन कर लेना होगा। अब तक एक अच्छा मानव समाज अभी तक नहीं बन पाया। तो ये जो मानव समाज है फिलहाल, जिसको हम उसका समाज तो नहीं कह सकते लेकिन कहने के लिए सो कॉल्ड मानव समाज है, ये टुकड़ों में बटा हुआ है, बहुत सारे भेदभाव उसके बीच में है। तो इनको कैसे एकजुट किया जाए, कैसे एक छतरी के नीचे लाया जाए, कैसे उन्हें यह एहसास कराया जाए कि तुम सभी उस परम पिता की संतान हो, इसलिए सभी एक हो। तो उसके लिए बाबा कुछ उपाय बता रहे हैं कि किन बिंदुओं पर, किन पॉइंट्स में लगभग हर जगह के मनुष्यों को एकताबद्ध किया जा सकता है, जहाँ थोड़ी बहुत यूनिटी की संभावना है। तो पहली चीज बताते हैं सामाजिक आर्थिक अधिक्षेत्र, सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर में। आज हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि वो 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, रहने के लिए घर में फुटपाथ पर बेचारे सो रहे हैं। उनके बच्चे डस्टबिन में पड़े हुए जो खाना आपके किस्त से, शादियों के विवाह से जो कुछ बचा इधर उधर पड़ा रहता है उसको खा, ये स्थिति है। और वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके एक कप चाय की कीमत 50,000 रुपये है। यहाँ किसी को रहने के लिए एक छत नहीं है और किसी ने 100 मंजिल की बिल्डिंग सिर्फ अपने रहने के लिए बनाई है। 5-5 हज़ार नौकर उसके यहाँ काम कर रहे हैं। उस एक बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर भी उतर रहा है, उसी बिल्डिंग में
200 कारों का पार्किंग की व्यवस्था है। तो ये जो विषमता है समाज में, इस विषमता को दूर करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को उसकी न्यूनतम आवश्यकता मिले, इस लेवल तक सबको लाना पड़ेगा। तो इस आर्थिक विषमता को दूर करने के साथ साथ एक और काम करना पड़ेगा कि सामूहिक संपत्ति, कलेक्टिव वेल्थ बढ़ाना पड़ेगा। आज क्या है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। कुछ लोग अरबपति बन गए और कुछ लोग गरीब हैं, क्योंकि सरकारों के पास कोई नीति नहीं है इसको लेकर। जो भी सरकारें आती है वह पूंजीवादी मॉडल को ही लेकर आती है। चुनाव करते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ एक पूंजीपति चंदा दे रहे हैं। और जब वो सरकार बनकर आएगी तो क्या करेगी? जिसने 100 करोड़ 200 करोड़ चंदा दिया है उसके फेवर में ही कानून बनाएगी। एक गरीब आदमी के लिए तो कानून नहीं बनाएगी। तो इस प्रकार से गोरख धंधा चलता है। ये जो सरकारें आज की चल रही है, ये दरअसल पूंजीपतियों की सरकारें हैं। पूंजीपति अपने पैसों से सरकार बनाते हैं और सरकारों से अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेवा का कानून बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल वाली सरकारों का नियंत्रण होता है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब हुआ करता था। अब आप देख रहे हैं शहरों में रिलायंस की पेट्रोल मिलना है, कहीं पर टाटा के पेट्रोल मिल रही है। तो ये जो संपत्ति है जो प्रकृति ने हम सबके देती है, सबके देती है। प्रकृति ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते, वैसे प्रकृति भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वो सबके मेंटेनेंस के लिए जितनी वेल्थ की आवश्यकता है वो सबको देती है। कहीं पर जमीन के ऊपर है तो दिख रहा है, फर्टाइल लैंड है, अच्छी फसल हो रही है, अच्छे पेड़ पौधे उग रहे हैं, अच्छा सीनरी है, वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, ये सब जो बाहर दिख रहा है। लेकिन कहीं पर बाहर बहुत रेगिस्तान है, कुछ नहीं दिख रहा, लगता है बहुत गरीबी है। यहाँ प्रकृति ने बहुत अत्याचार किया है लोगों के ऊपर, जब कुछ नहीं किया। 20वीं शताब्दी तक, 1920 के आसपास तक लोग यही समझते थे कि पूरा अरब रेगिस्तान है, ये बिल्कुल अभिशप्त जगह है, लोग खच्चरों पर चलते थे। और आज वही अरब का रेगिस्तान है जहाँ हर आदमी मर्सिडीज लेकर घूम रहा है, क्योंकि पता चला कि प्रकृति ने जमीन के भीतर इतना बहुमूल्य वस्तु दे रखा है। जब पेट्रोल डीजल की खोज हुई और उसे निकाला गया तो हर आदमी इतना अमीर हो गया कि सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास बंगला है। प्रकृति ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कहीं जमीन के ऊपर दिया है, कहीं जमीन के भीतर दिया है। लेकिन ये सरकारें, ये पूंजीपति क्या करते हैं कि उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जो वेल्थ सबके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना था, सबकी भूख मिटाने के लिए, सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल होना था, वो सरकारें क्या करती है, किसी एक पूंजीपति को बेच देती है बहुत कम कीमतों में, और वो पूंजीपति उसका लाभ अपना पॉकेट भरने के लिए देते हैं। इसमें बाबा एक उदाहरण देते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा सबसे गरीब राज्य है इस समय। बिल्कुल इतनी गरीबी है वहाँ कि लोग भुखमरी से मरते हैं। एक समय की घटना है, मुझे लगता है 15-20 साल हो गया कि भुखमरी से बहुत सारे लोग मरे। तो उसका जब पोस्टमार्टम किया गया उन लोगों का, तो उनके पेट से आम की गुठलियाँ निकली। मतलब लोग इतने भूखे थे कि कुछ ना मिला तो आम की गुठली ही खा गए। और सरकारें इतनी निर्लज थी कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिखाकर कहती है कि देखो ये लोग भूख से नहीं मरे हैं, इनके पेट में गुठली है, ये गुठली खाए हैं, ये भूखे नहीं थे लोग। तो इतनी गरीबी है वहाँ पर।
लेकिन बाबा बताते हैं कि उड़ीसा के जमीन के भीतर इतना कोयला है, इतना मैग्नीज बॉक्साइट, इतने सारे मिनरल्स हैं कि अगर उनको निकाला जाए तो वहाँ पर कम से कम 4 बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए जा सकते हैं और उनमें कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, उनकी जरूरत की सारी सामग्री आ सकती है। अगर केवल सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो आज जितना उत्पादन हो रहा है उससे 300% ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। आज उसकी क्षमता 1.5 करोड़ लोगों को खिलाने की है, कल 4 करोड़ और लोगों को वह खिला सकता है। कितनी संभावनाएं हैं, किंतु इन संभावनाओं को संभव बनाना सरकारों का काम है। लेकिन सरकारें क्या करती है, पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ थमा देती है। जापान वाले भारत से कोई आयरन ओर, जो आयरन का जो ओर होता है अयस्क, फिर आयरन जो निकलता है लोहा, वो सीधा सीधा जैसा हम लोहा देख रहे हैं ऐसा नहीं निकलता, वो पत्थरों में घुला हुआ रहता है। वो पत्थर निकाल करके उसको फैक्ट्री में ले जा करके ढला करके फिर लोहा अलग किया जाता है। तो जापान वाले उसी जमाने से, जब से भारत आज़ाद हुआ उसी समय सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और बहुत कम कीमत पर वो आयरन और उठा करके ले जाती है अपने जापान में। तो वहाँ से फिर स्टील बना करके वही स्टील भारत को बेचती थी। जबकि उस आयरन ओर को अगर यहाँ पर यूटिलाइज किया जाए, यहाँ पर स्टील प्लांट लगाया जाए तो उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकारों के पास जो पैसा है, जो धन है, जो कुछ भी है वो जनता का ही है। तो इसलिए एक नियम बनाना पड़ेगा। बाबा ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे रखी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जितने की इंडस्ट्रीज है, जो भारी उद्योग है, जो रॉ मटेरियल से बनने वाली जो इंडस्ट्री होगी, जैसे लोहे की स्टील इंडस्ट्री है या और इस तरह का जो रॉ मटेरियल से बनता है, जमीन के भीतर से जितने मिनरल्स निकलते हैं, ये सब पर कंट्रोल किसका होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। ये सामूहिक संपत्ति होनी चाहिए। सरकारें ये उद्योग चलाएंगे, टाटा बिरला ये नहीं चलाएंगे। आज टाटा की स्टील इंडस्ट्री चल रही है, रिलायंस वाले पेट्रोल इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चला रहे हैं इसका सारा फायदा इनकी जेबों में जा रहा है, जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा है। जनता को ना रोजगार मिल रहा है उससे, ना कोई फायदा उससे पहुँच रहा है। तो ये जो की इंडस्ट्री होगी ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगी, सार्वजनिक क्षेत्र में चलाएगा, पब्लिक सेक्टर होगा। आज सरकारें क्या चला रही है, होटल चला रही है, सरकारें मंदिर चला रही है। जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वो करें। दूसरा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होगी, यानी की इंडस्ट्री के बाद जितनी भी इंडस्ट्री आएगी जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, वो कोऑपरेटिव के थ्रू चलेगा। वो भी कोई पूंजीपति एक व्यक्ति नहीं चलाएगा, कोऑपरेटिव के थ्रू चलेगा ताकि उसका लाभ सबको मिल सके। और उससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, एक छोटा सा दुकान खोलना है, तो ये पर्सनल होगा, कोई एक व्यक्ति चला सकता है, लेकिन उस पर भी नियंत्रण होगा कि बहुत अधिक कमाई ना कर सके, वो उतनी ही कमाई करे जितनी उसकी आवश्यकता है। ये नियंत्रण समाज को उसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये जो सामाजिक आर्थिक विषमता है इसको दूर करने के लिए बाबा पहले भी बताया इसमें कि ये जो शोषण हो रहा है पूंजीपतियों का, इस शोषण के खिलाफ अविराम संग्राम करते जाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करते जाना पड़ेगा। देखो इस प्रकार से तुम्हारा शोषण हो रहा है, क्योंकि यही शोषण के खिलाफ जो लड़ाई है, यही एक कॉमन सेंटिमेंट है जो पूरी दुनिया के मानवों को एकजुट कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक जोन बनाना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जहाँ एक जैसी समस्याएं,
मान लीजिए जैसे बिहार, इसमें उदाहरण दे रहे हैं बिहार का। बिहार उस समय जिस समय ये डिस्क्लोज किया गया है वो उसमें बिहार और झारखंड एक ही स्टेट बना था, झारखंड अलग स्टेट नहीं बना था। तो झारखंड के बारे में कहते हैं कि वहाँ पर क्या सिंचाई की समस्या है, इसलिए वहाँ के लोगों को उत्पादन ठीक से होता नहीं है। और बिहार की यह समस्या है वो नॉर्थ बिहार की कि वहाँ बाढ़ होता है अधिक आती है। दोनों जगह की अलग अलग समस्या है, इसलिए दोनों अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक जोन है, उनकी सेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेम तरह के रिसोर्सेस। झारखंड के रिसोर्सेस अलग हैं, उनके रिसोर्सेस क्या है, जमीन के भीतर छिपे हैं, कोयला है, आयरन है और जितनी भी चीज़ें। और जबकि बिहार के रिसोर्सेस क्या है, जमीन के नीचे कुछ नहीं है, सब कुछ जमीन के ऊपर है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर चाहे तो जितनी चाहे खेती कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी खेती करके कमाई कर सकते हैं। पंजाब की समस्या अलग है, राजस्थान की समस्या अलग है, महाराष्ट्र में ही अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की समस्या अलग है, विदर्भ की समस्या अलग है। विदर्भ में सिंचाई की इतनी समस्या है कि जब बारिश ना हो तो वहाँ पर फसल हो ही नहीं सकती। वहाँ लोग अक्सर हम सुनते हैं किसानों ने आत्महत्या कर दी। तो विदर्भ की समस्या अलग है। तो ये जो सेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी जहाँ जहाँ, उसको अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक जोन बनाना पड़ेगा और उनके लिए अलग डेवलपमेंट की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि उनको अलग स्टेट बनाया जाए, जैसे झारखंड को अलग स्टेट बना दिया जाए, तेलंगाना को अलग स्टेट बना दिया जाए। तो बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि अलग अलग स्टेट उनको बनाया जाए, एक ही स्टेट के भीतर हो सकता है 2-4 सोशियो इकोनॉमिक जोन बनाए जा सकते हैं। जैसे बिहार को उदाहरण अगर आप लें तो उसमें मिथिला समाज है, अंगिका समाज है, भोजपुरी समाज है, मगही समाज है, 4 अलग अलग समाज एक ही स्टेट के अंदर। तो उनको अलग अलग स्टेट अगर हम बना दें तो समस्या आएगी कि बहुत सारे मिनिस्टर बनेंगे, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर आपको ही लूटेंगे। तो इसलिए अलग अलग स्टेट जरूरी नहीं है, एक ही स्टेट के भीतर अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक जोन बनाए जा सकते हैं। जो स्टेट है वो पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और जो सोशियो इकोनॉमिक जोन है वो वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समाज में सबकी आवश्यकता पूर्ति हो, इसके लिए हमको कितना प्रोग्रेस करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, उसकी प्लानिंग किया जाए। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इसी प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक जोन हमें बनाने पड़ेंगे। भारत के भीतर टोटल 44 समाज की कल्पना की गई है, तो 44 सोशियो इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे और इसी प्रकार से पूरी दुनिया में बहुत सारे, तो सारा लिस्ट हमारे पास है, जिनको लिस्ट आइएगा हमको बता देंगे। तो इसमें डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, हर सोशियो इकोनॉमिक जोन को, हर समाज को हमें डेवलप करना है, वहाँ के लिए अलग प्लानिंग करनी है, और ये प्लानिंग करने का राइट किसको होगा, वहाँ के लोकल लोगों को होगा। वो लोकल लोग वहाँ के लिए प्लानिंग करेंगे कैसे उसको डेवलप किया जाए, और हर डेवलपमेंट जो होगा वो कोऑपरेटिव के थ्रू ही होगा। प्रभुत्व की मशीनरी है कोऑपरेटिव, जो भी काम होगा कोऑपरेटिव के थ्रू होगा। तो जब एक सोशियो इकोनॉमिक जोन, एक समाज जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, वहाँ बैलेंस इकोनॉमी स्टैब्लिश हो जाए, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने उसके आसपास में जो दूसरे समाज हैं, अगर सेम लेवल पर वो भी डेवलप हो गए हैं तो उनके साथ मिलाकर के एक बड़ा समाज बनाना है। और इस तरह से धीरे धीरे करके हर समाज को एक दूसरे से मिला करके पूरी दुनिया को एक समाज बना देना पड़ेगा। मानव समाज, हाँ, तो इस तरह से हमारा मानव समाज जो है, पूरी दुनिया का मानव समाज एकजुट होगा, इस सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करके एक समाज बना जाए। बाबा और कहते हैं कि भाषा के आधार पर
राज्य का निर्माण करना एक बहुत बड़ी गलती है। आपने सुना होगा पहले जब अंग्रेज भारत से गए उस समय बहुत कम स्टेट हुआ करते थे। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट हुआ करता था। आंध्रा और चेन्नई जो तमिलनाडु है ये एक ही स्टेट हुआ करते थे, और भी कई कई स्टेट हैं। लेकिन बाद में भाषा के आधार पर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। हमारी भाषा अलग है। तेलुगु वालों ने अपनी भाषा के आधार पर कहा हमारे अलग राज्य बनना चाहिए। मराठी वालों ने कहा हमारा अलग राज्य बनना चाहिए। भाषा के आधार पर उन्होंने आंदोलन किया और उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य का गठन कर दिया। तमिलनाडु अलग हो गया, आंध्र अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया। तो भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा, राज्य का बनाना ये गलत चीज है। तो बाबा कह रहे हैं अगर एक लेबर है और एक पूंजीपति है, दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं? नहीं ना। वही पूंजीपति उस लेबर का शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी नहीं है कि एक भाषा भाषी लोग हैं तो वो आपस में दोस्त होंगे, एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। इसलिए भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है समाज को यूनाइट करने का, सोशियो इकोनॉमिक जोन बना करके ये जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, ये जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है, ये जो शोषण है, इसको बंद किया जाए ताकि सबको न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की गारंटी हो जाए। सबके बीच के विजय जो भेद है, गरीब और अमीर का जो भेद है, ये भेद मिट जाए। बाबा ये दूसरा जो पॉइंट है वह है साइको सेंटिमेंटलिस्ट है। मनुष्य सेंटिमेंटल प्राणी है, सेंटिमेंट से चलता है। अगर आप कहीं विदेश गए हैं, मान लीजिए अमेरिका गए हैं, लंदन गए हैं, वहाँ पर दूसरी भाषा वाले बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं या कोई और भाषा बोल रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है? आपको अकेलापन महसूस होता है ना। हर समय लगता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ। लेकिन कहीं सड़क पर घूम रहे हैं और अचानक बगल में आकर के कोई आपकी अपनी भाषा में बात करने लगे तो बड़ी खुशी होती है। मेरी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति आ गया, मेरी बात समझने वाला, मैं इससे बात कर सकता हूँ, कितनी खुशी होती है। तो भाषा का भी एक दूसरे से बहुत लगाव है। और क्योंकि सभी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही निकल कर आई हैं, हर भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। तो इस कारण से हर भाषा वाले एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ नॉर्थ इंडिया की भाषाएं नहीं, साउथ इंडिया की भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा से सब भाषा तो निकला है, लेकिन संस्कृत तो हटा दिया जा रहा है। संस्कृत संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, वो उसको कोई हटा नहीं सकता है। जितने विज्ञान की बातें हैं सभी संस्कृत में लिखी है, वेद उपनिषद सब संस्कृत में है। लेकिन देखिए और देखिए कोर्स में कहाँ चला रहा है, हर तो चला नहीं। सरकारें धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से नहीं चल रही, वो पूंजीपतियों के हिसाब से चल रही। जैसा पिछली क्लास में मैंने बताया, अंग्रेजों ने ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था बनाई, तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स तैयार किए, तो उनको उसी चीज़ की जरूरत है। तो सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द भरे हुए हैं। कितने भरे हुए वो हम आपको बता दें। बांग्ला में 92% संस्कृत के ही शब्द है, उड़िया में 90%, मैथिली में 85%, मलयालम में 75% ये संस्कृत के ही शब्द है। तो इस आधार पर हम भाषा के आधार पर हम ये सेंटिमेंट दे करके देखो हमारी भाषा में भी संस्कृत के शब्द है, तुम्हारी भाषा में भी संस्कृत के शब्द है। तो इस आधार पर भी हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, एकता से बन जाए। जिस समय भारत की राष्ट्रभाषा का निर्धारण होना था संविधान सभा में,
संस्कृत और हिंदी ये दो भाषाओं के बीच में कंपटीशन है। बाबा बताते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हुई कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना दिया गया। उसके कारण किसी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया और हिंदी के प्रति इतनी नफरत हो गई कि हिंदी सीखना भी जरूरी नहीं समझा। साउथ इंडिया के लोग आज भी हिंदी नहीं समझते, न हिंदी बोलते, क्योंकि जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दी गई। अगर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाता तो ये एक ब्रिज का काम कर सकता था नॉर्थ और साउथ के बीच में। तो साउथ वाले भी संस्कृत को पसंद करते हैं, वो भी संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी भाषा में संस्कृति है। तो ये एक ब्रिज का काम कर सकता था। ये राष्ट्रभाषा होने की योग्य थी। अगर संस्कृत राष्ट्रभाषा बनती तो पूरा देश एकता के बंधन में बन सकता था। वो एक गलती भी है, उसको सुधारा जा सकता है। दूसरा एक सेंटिमेंट है कि हम अपने क्षेत्र को लेकर सेंटिमेंटल हो जाते हैं। जैसे जब तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई नहीं हुई थी तब तक हम ये मानकर चलते थे कि हमारे देश में कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं है। अंग्रेजों ने, आर्यों ने हमारे मन में भर दिया था कि तुम लोग हीन हो, बिल्कुल तुच्छ हो, तुम्हारी कोई सभ्यता नहीं। तुम्हें चलना भी हम सिखा रहे हैं, तुम्हें बोलना भी हम सिखा रहे हैं, खाना भी हम सिखा रहे हैं। और हमने उनको ही फॉलो करना शुरू कर दिया। हमने मान भी दिया कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्हीं से हमें सीखना है। कितनी हीनता हमारे अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर बन गई। लेकिन जब ये खुदाई हुई मोहनजोदड़ो की, तब हमने जाना कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी और कितनी उत्कृष्ट किस्म की है। ये 6000 साल पुरानी सभ्यता है जो हड़प्पा की सिंधु घाटी की। तो इसके ये भी एक सेंटिमेंट का काम कर सकता है जो पूरे भारत के लोगों को एकजुट कर सकता है। इसके नाम पर हम सब एकजुट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट बताते हैं इतिहास। हमारे भारतवर्ष का ये इतिहास है। किसी महान पुरुष की गाथा अगर आप सुनाते हैं तो चाहे किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, वो उसके साथ एक लगाव महसूस करता है। इसमें हम बाबा कह रहे हैं हिस्ट्री और इति कथा ये दोनों एक नहीं है। हिस्ट्री और इति कथा, इति कथा वो होती है कि जो कुछ जैसा हुआ वैसा लिख दिया जाए, और इतिहास वो होता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिसमें मनुष्य का जीवन कैसा था, समाज कैसा था, उनकी भाषाएं क्या थी, वो कैसे रहते थे, इन चीज़ों का वर्णन हो, उससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं, उसको ही इतिहास कहते हैं। तो इस प्रकार का जो इतिहास है वह भी समाज में एकता लाने का काम कर सकता है। रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ये सब जो चीज़ें हैं इनको जब आप पढ़ाते हैं तो उससे लोग लगाव महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं महाभारत के पात्रों से, क्योंकि महाभारत का जो इतिहास है उसमें लगभग पूरे भारत का ही इतिहास है। जरासंध मगध का है तो कृष्ण मथुरा के हैं, बाद में गुजरात चले जाते हैं। लगभग हर स्टेट की कहानी इसमें है, सबका कोई न कोई राजा उस कहानी में है, तो सबका जुड़ाव इस कहानी से, इस इतिहास से हो जाता है। तो इसको अगर आप सुनाएं तो पूरे भारत के लोग, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो इसको सुनेगा, समझेगा और इससे अपना जुड़ाव महसूस करेगा। किसी प्राचीन ऋषि महर्षि लोगों की भी कहानी अगर आप सुनाएं, अगस्त्य, विश्वामित्र और जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, बहुत सारे संत महात्मा, अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं वहाँ संत तुकाराम की बात आप करिए तो वहाँ के जितने मराठी लोग हैं वो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उनको लगेगा हमारे महात्मा की बातें कर रहे हैं। आप बनारस जाएं और कबीर की बात करें तो लोग आपसे अच्छा व्यवहार करें। तो हर जगह ऐसे संत महात्मा ऋषि महर्षि पैदा हुए हैं। तो इनकी कहानियों के माध्यम से, इनकी जीवनी के माध्यम से भी आप इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को, समाज को एकजुट कर सकते हैं। तो ये भी एकता के लिए एक कड़ी का काम कर सकता है।
तीसरा पॉइंट है आध्यात्मिक भावावेग, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट। ये जो सेंटिमेंट है कि मैं परमपिता की संतान हूँ, ये परमपिता परमेश्वर हम सब के पिता है, यह धरती हम सब की माँ है, हम सब के लिए हरण्य पिता गौरी माता स्वदेश भूवत्रय, ये पूरा विश्व हमारा है। यह जो सेंटिमेंट है ये सारे समाज को एकजुट कर सकता है, और केवल यही एक सेंटिमेंट है। बाकी जो सेंटिमेंट जिस पर हमने अभी भी बात की, चाहे सामाजिक आर्थिक सत्ता को दूर करने के लिए शोषण के प्रति संग्राम, सामाजिक इतिहास, ऋषि मुनि, ये जितनी भी बातें हुई, ये क्षणस्थायी है, टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए। लेकिन जो ये स्पिरिचुअल सेंटिमेंट है, मैं परमपिता की संतान हूँ, ये सारी दुनिया उनकी बनाई हुई है, यह सेंटिमेंट ही परमानेंट सॉल्यूशन है इस जो डाइवर्सिटी है, कि जो भेद है, उस भेद को समाप्त करने के लिए। हम सभी एक ही सत्ता से आए हैं और उसी एक सत्ता में हम सबको लौटना है, उसी एक सत्ता में हम सबको मिलना है। ये भाव अगर हर व्यक्ति के मन में आ जाए तो फिर ये जो भेद विभेद है, जाति का भेद, पंथ का भेद, भाषा का भेद, कोई भी भेद, फिर कोई भी भेद मानव समाज को खंडित नहीं कर पाएगा। एक कवि सत्येंद्र नाथ दत्त है, उनकी एक कविता के 4 लाइन है। रागे अनुरागे निवृत्त जागे, आसल मानुष प्रकट होए, वर्ण वर्ण नाहिक विभेद, निखिल भुवन ब्रह्म में। जब प्रेम शुद्ध आत्मा से जगा देता है, तब ही अंदर का असली मनुष्य निकल आता है। तब वर्ण वर्ण में, जात जात में कोई भेद विभेद नहीं कर सकता। जब प्रेम इतना हो कि अंदर की आत्मा को जगा दे, तो फिर अंदर से जो असली मनुष्य है वह मनुष्य बाहर आता है, और ये जो भेद है जात पात का, धर्म का, जिस प्रकार का भेद है, ये सब भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है प्रेम जगाना। ये प्रेम किसके प्रति होगा? परमपिता परमेश्वर के प्रति होगा। तो ये हो गए जो जिन पॉइंट्स पर मानव समाज को एकजुट किया जा सकता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत एकता की संभावनाएं हैं, और कुछ हद तक जो कॉमन पॉइंट्स हैं सभी समाज के बीच में, जिसको बाबा कहते हैं इनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है। इनको प्रोत्साहित करेंगे तो समाज एकजुट हो सकता है। अब इसके बाद चलेंगे हम कि किन विषयों में समाज फटा हुआ है, अलग है, इसमें भेद है। जैसे शुरू में हमने कहा था भाषा में भेद है, उसी प्रकार से भेद किस किस चीज में है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 2 मिनट कीर्तन हम लोग करें। Baba
पिता बाबा की। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस कहाँ कहाँ है। सबसे पहला डिफरेंस है भोजन। हर जगह का अलग अलग भोजन है। पंजाब में आप दाल रोटी खाना पसंद करते हैं, बंगाल के लोग चावल खाना पसंद करते हैं, साउथ इंडिया के लोग इडली डोसा सांभर ये सब खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडिया में तेल की जगह पर नारियल तेल का यूज़ करते हैं क्योंकि नारियल अधिक होता है। वहीं अगर आप गुजरात चले जाएं तो पाम ऑयल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो सब जगह खाने पीने का तरीका अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है। ये निर्भर करता है कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है और कहाँ क्या चीज़ का उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में गेहूँ अधिक होता है इसलिए यहाँ के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। बंगाल में चावल अधिक होता है इसलिए वहाँ चावल खाना पसंद करते हैं और उनका क्लाइमेट भी उसी हिसाब का है। वहाँ बहुत अधिक गर्मी है तो वहाँ लोग चावल खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडिया का भी वही स्थिति है, वहाँ गर्मी अधिक है इसलिए लोग चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके क्लाइमेट के ऊपर और किस प्रकार का भोजन उनके यहाँ उत्पादन हो रहा है। तो इस मामले में अगर हम सबको कहें कि एक जैसा हो जाओ तो संभव नहीं है। इस मामले में यूनिटी संभव नहीं है। जिसको जो रुचि है वो वही भोजन करेगा। और जबरदस्ती अगर सबको कहा जाए कि भाई यही खाना है तो फिर क्या होगा। मतलब सेंटिमेंटल प्राणी है, अगर उसके सेंटिमेंट के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो विद्रोह करेंगे। अब यहीं पर सबके लिए एक जैसा खाना बन रहा है, लेकिन अगर कोई रोटी पसंद करने वाला नहीं है और चावल चाहिए तो चावल उसके लिए रखना पड़ेगा। किसी को चावल पसंद है रोटी पसंद नहीं है तो उनके सेंटिमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस मामले में एकता संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं। एक ही घर में एक आदमी चावल खाना पसंद करता है, दूसरा रोटी खाना पसंद करता है। किसी को दाल पसंद है, किसी को नहीं है। तो सबके भोजन सबका भोजन अलग अलग तरह का है। तो इस मामले में एकता संभव नहीं है। दूसरा डिफरेंस आएगा भाषा को लेकर के।
जैसे हमने पहले बताया, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं और ये जो भाषाएं हैं ये कुछ हद तक गोष्ठी के अनुसार इस भाषा का उद्भव और विकास होता है। गोष्ठी किसको कहते हैं? प्राचीन काल में जो लोग रहते थे, अलग अलग समूह में रहते थे, अलग अलग पहाड़ों पर रहते थे, तो वह जो समूह था उसको ही गोष्ठी कहा जाता था। तो अलग अलग गोष्ठियों की भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। आज भी अगर हम देखें तो हर 3 कोस पर भाषाएं बदल जाती हैं। हर 3 कोस पर जाने पर भाषाएं बदल जाती हैं। भले वो लगेगा कि आपकी जैसी भाषाएं हैं, लेकिन उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। तो गोष्ठीगत विभिन्नता के कारण ये भाषा का भी भेद होता है। ये गोष्ठी मूलतः जो है, अब तक धरती पर 4 प्रकार की गोष्ठियाँ जो जाने जाती हैं, उसको रेस कहते हैं। आर्य, मंगोल, ऑस्ट्रिक और निग्रो, ये 4 प्रकार की गोष्ठियाँ धरती पर हैं, अभी भी हैं। जब से मनुष्य का जन्म हुआ होगा इस पृथ्वी पर, तब से ये 4 प्रकार की गोष्ठियाँ हैं। जो आर्य गोष्ठियाँ हैं वो क्या है? वाइट होते हैं, चमड़ी का रंग सफ़ेद होता है। निग्रो है वो काले होते हैं, मंगोल है वो पीले होते हैं, ऑस्ट्रिक है वो श्याम वर्ण होते हैं। सबकी अलग अलग प्रकृति है, उनकी खून की प्रकृति अलग है, नाक, आँख, बाल, ये सब का रंग अलग अलग है। ये रंग अलग अलग है, रूप अलग अलग है, सिर्फ इसलिए ये अलग अलग क्लाइमेट में रहते आए हैं, अलग अलग परिस्थितियों में पले बने हैं, जिसके बीच में कोई और अंतर नहीं है। ये सभी मनुष्य ही हैं। मनुष्य के स्तर पर, सेंटिमेंट के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर इनमें कहीं कोई अंतर नहीं, सभी मनुष्य हैं। तो अलग अलग क्लाइमेट में पले बड़े हैं, इसलिए अलग अलग दिखते हैं। आर्य लोग ज़्यादातर यूरोप में वास करते हैं, जहाँ ठंड अधिक होती है, तो इस कारण से वो चमड़े का रंग उनका सफ़ेद हो गया, क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें उतनी तेज नहीं पड़ती हैं, इसलिए उनकी चमड़ी सफ़ेद होती है। लेकिन जहाँ सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, बहुत तेज गर्मी होती है। वैसी गर्मी में अगर वो सफ़ेद लोगों को रख दिया जाए तो वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी चमड़ी उस गर्मी को झेलने लायक नहीं है। तो गर्मी को झेलने के लिए प्रकृति ने स्वयं व्यवस्था कर रखी है कि चमड़ी के नीचे एक पिगमेंट रंग उभर आता है, नीला रंग उभर आता है अंदर, और वह चमड़ी जो है काली दिखने लगती है। तो जो काले लोग हैं वही गर्मी झेल सकते हैं, वही सूरज की अधिक रोशनी को झेल सकते हैं। कि प्रकृति ने उनको सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए उस प्रकार से बनाया। आर्यों में भी 3 प्रकार के आर्य होते हैं, ये भी अलग अलग जगहों के अनुसार अलग अलग है। पहला जो है नॉर्डिक आर्य होता है, जिनके शरीर का रंग रेड मिश्रित सफ़ेद, घोड़ा तो है लेकिन इतना अधिक घोड़ा है कि पूरा शरीर लाल दिखता है, पूरा चेहरा लाल दिखता है। इनके आंखों का रंग बिल्कुल भूरा होगा, नाक तोते की तरह टेढ़ा होगा, ये उनकी पहचान है। दूसरी शाखा है उनकी अल्पाइन आर्यों की, इनके शरीर का रंग दूध जैसा सफ़ेद होगा, बाल काला होगा। तीसरा है भूमध्य सागरीय आर्य, इनके शरीर का रंग भी दूध जैसा सफ़ेद होगा, बाल काला होगा। जो फ्रांस में, अरब देशों में जो आर्य अभी पाए जाते हैं, ये है भूमध्य सागरीय आर्य। कि अरब, जितनी भी अरब करती है, ये जितने भी मुसलमान हैं वहाँ, ये सब के सब आर्य हैं। अगर उनकी DNA टेस्ट किया जाए तो उनका भी वही DNA मिलेगा जो यूरोप के लोगों का है। लेकिन आज वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम आर्यों से घृणा करते हैं, तो उनको इतिहास ही पता नहीं है। दूसरी रेस है मंगोलियन रेस,
ये क्या होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ये दूर से ही पहचान में आ जाएंगे। इनके शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। ये ज़्यादातर आप देखिए नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया, इस बर्मा, तिब्बत, भूटान, सिक्किम, इस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरी जो शाखा है, रेस है, वह ऑस्ट्रिक। ये ऑस्ट्रिक है, श्याम वर्ग के होते हैं, हल्के काले, बहुत अधिक काले नहीं, थोड़े काले। और चौथी जो है निग्रो, ये पूरी तरह से काले होते हैं, इनका होंठ मोटा होगा। तो आज अगर पूरी दुनिया में हम देखें, जितनी अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पर ये निग्रो लोग पाए जाते हैं। आर्य लोग पूरे यूरोप में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये सब की गोष्ठी है। आर्य भी पाए जाते हैं, मंगोल भी पाए जाते हैं, निग्रो भी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिक भी पाए जाते हैं, लेकिन ये आपस में इतना हाइब्रिड हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं, वो पता नहीं चलता। तो इसमें बाबा कह रहे हैं, एक समय था, आप सभी अगर पृथ्वी का इतिहास देखें तो भारत आज जिस जगह पर है उस जगह पर नहीं हुआ करता। भारत कहाँ था, बिल्कुल सुदूर दक्षिण में। तो पृथ्वी का इतिहास मैं बताऊं, शुरू में जब पृथ्वी बनी, सूरज से निकली थी तो आग का गोला थी, सूरज के चारों ओर घूम रही थी। धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर अचानक कहीं से बहुत सारा पानी का बादल आया होगा। हम सब जानते हैं जो पूरी यूनिवर्स में धूमकेतु घूमता रहता है वो पानी का भंडार है। तो ऐसा ही कोई धूमकेतु पृथ्वी के करीब से गुजरा होगा और उसने बहुत सारा पानी पृथ्वी पर उड़ेल दिया होगा। बहुत समय तक बारिश हुई होगी और उस बारिश में इतना पानी पृथ्वी पर भरा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, समुद्र के भीतर समा गई। फिर वह जो पानी है धीरे धीरे जमीन के जो पृथ्वी है उसके अंदर घुसी होगी, कहीं छेद मिला होगा, उसको अंदर घुसा होगा। तो अंदर क्या था, पूरा गर्म लोहा, गर्म ही तो था, आग से निकली थी, तो उसके कारण बहुत सारा स्टीम बना होगा, भाप बना होगा, उसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। जैसे आज भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से अंदर का जो पत्थर था, जो खुला हुआ था, गर्म पत्थर, वो सब बाहर निकला है और धीरे धीरे करके वो समुद्र तट से ऊपर आ गया। वह जो समुद्र तट से ऊपर आया वही हमारी धरती है। तो शुरू में जो धरती पृथ्वी से बाहर निकली वो एक ही जगह निकली, उसको पैंजिया महादेश कहा जाता है। एक ही जगह पर, सारी धरती एक ही जगह पर। बाद में वह जो पैंजिया महादेश है वह दो हिस्सों में टूटा। एक हिस्सा नॉर्थ की ओर चला गया, एक हिस्सा साउथ की ओर चला गया। जो नॉर्थ की ओर जो हिस्सा गया उसको लॉरेशिया कहते हैं और जो साउथ की ओर गया उसको गोंडवाना कहते हैं। तो ये जो हमारा वर्तमान भारत है, वर्तमान दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब के सब उसी गोंडवाना लैंड के पार्ट है। इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत सारी समानताएं आज भी हैं, पेड़ पौधों में, जानवरों में बहुत सारी समानताएं। तो इसी गोंडवाना लैंड में 3 जाति के लोग रहते थे, निग्रो, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। निग्रो और ऑस्ट्रिक ये दोनों रेस के बीच में जब कंबाइन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, तो उससे ही बनी एक नई प्रजाति जिसका नाम है द्रविड़। जो भारतवर्ष में जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी, वो द्रविड़ रेस के लोग। बाद में ये गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया और भारत उत्तर की ओर चलते चलते तिब्बत से आके टकरा गया। जहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था वहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ उठा हुआ। भविष्य में संभावना है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि फिर से ये जो घटना घटी है रिवर्स हो सकती है, यानी हिमालय गायब हो सकता है, फिर से उसी प्रकार समुद्र बीच में आ सकता है। अफ्रीका से कुछ हिस्से टूट रहे हैं, वो भी
धीरे धीरे हो सकता है भारत के पास आ जाए। और जहाँ पर आज समुद्र है, मुंबई, केरल, ये सारा इलाका फिर से पहाड़ बन जाए, इतना ऊंचा पहाड़ कि उसमें सालों भर बर्फ जम न सके। तो ये घटनाएं घटती रहती है धरती पर। तो आज के ऊपर से आए जो मॉरिशस है, जो सेकेंड पार्ट है, नॉर्थ वाले पार्ट, वहाँ पर आर्य पैदा हुए। ये जो निग्रो है, ऑस्टिन है, द्रविड़ है, क्योंकि एक ही गोंडवाना लैंड के ही पार्ट रहे हैं, एक ही धरती पर रहे हैं, इसलिए इनके बीच में बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारा लगाव और जुड़ाव भी है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि आर्य लोग जब भारत की ओर आए, भारत में घुसे, यहाँ के स्थानीय लोगों से उनका युद्ध हुआ, कहीं कहीं पर उन्होंने जीत भी हासिल की। तो हम जानते हैं कि जब कोई दूसरी जाति या दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश पर जीत हासिल करते हैं तो पहला काम करते हैं उनके कल्चर को नष्ट करते हैं, संस्कृति को समाप्त करते हैं, उनकी भाषा को समाप्त करते हैं, क्योंकि भाषा ही एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे को अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए तो आपका डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, क्योंकि जितनी फीलिंग्स हमारे भीतर से आती है वो अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में ही आती है। बाद में हम उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से दिमाग लगा करके उसको क्या करते हैं, दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए तो आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, आपकी पहचान नष्ट हो जाएगी। इसलिए आर्य जब आए तो उन्होंने अपनी भाषा को थोपने का प्रयास किया। वो संस्कृत बोलने वाले लोग थे, उन्होंने संस्कृत को थोपा हमारे ऊपर। उस थोपने का ही नतीजा है कि जैसा हमने पहले बताया, बांग्ला में 92% संस्कृत शब्द है, उड़िया में 90%। इसी प्रकार हर भाषा में संस्कृत के शब्द घुस गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में भले ही अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वही भाषा बोलते हैं जिन पर संस्कृत का प्रभाव है। और ऐसी भाषाओं की लिस्ट दे रखी बाबा ने, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, बंगला, उड़िया, ये सब ऐसी ही भाषाएं जिन पर संस्कृत का बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत सारी ऐसी भी भाषाएं हैं जिस पर अन्य भाषा पर, मंगोलियन भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा। लिपियां, अब भाषाओं को लिखने की जो स्टाइल है, लिखने का जो तरीका है, उसको लिपि कहते हैं। तो लिपियां भी 4 प्रकार के होते हैं, इंडो आर्य, रोमन, सेमेटिक और चाइनीज। रोमन लिपि से हम सभी परिचित हैं, जो HABC जो कुछ हम लिखते हैं। सेमेटिक लिपि होती है जो अरेबियन कंट्री के लोग, जो क्या बोलते हैं, कबीलाओं में रहने वाले लोग, वहाँ उन लोगों ने जो डेवलप किया। अलिफ बे पे या उर्दू फारसी जो लिखते हैं, ये सेमेटिक लिपि है। और चाइनीज लोग चित्रलिपि लिखते हैं, उनकी भाषा में वर्ड्स नहीं है, उनकी लिपि में वर्ड्स नहीं है। हम जैसे क ख ग ABC लिखते हैं, वैसे उनकी भाषा पूरी तरह से चित्रलिपि, चित्र बना के रखते हैं। इसलिए सबसे मुश्किल है चाइनीज सीखना। तो सबसे पुरानी जो लिपि है, आज से करीब 6000 साल पहले आई, वो थी सैंधवी लिपि, जो सिंधु घाटी में लिखी जाती है, सबसे पुरानी लिपि। उसके बहुत बाद में, करीब 1000 वर्ष बाद, एक दूसरी लिपि आई, खरोष्ठी, और उनके बहुत समय के बाद ब्राह्मी लिपि आई। खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखते हैं, फारसी लिखते हैं, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है, जैसे अंग्रेजी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, बांग्ला लिखते हैं। तो एक और लिपि आई जिसको कहा गया कुटिला लिपि, जो आज का इलाहाबाद है, प्रयागराज नाम हो गया,
उस प्रयागराज के पूर्व साइड में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, असम है, इन क्षेत्रों में कुटिला लिपि लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखवाया वो सब इसी कुटिला लिपि में लिखे गए। उनके बाद श्री हर्षवर्धन जो मौर्य राजा थे, उन्होंने भी अपने जितने भी शिलालेख थे इसी कुटिला लिपि में लिखवाए। क्योंकि हर्षवर्धन ने बहुत प्रोत्साहन दिया इस लिपि को, इसलिए बाद में इसका नाम श्री हर्ष लिपि पड़ गया। आज जो वर्तमान बांग्ला भाषा जो हम लिखते हैं वह वही कुटिला लिपि है, श्री हर्ष लिपि। एक और लिपि आई जिसको कहते हैं शारदा लिपि। ये उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से आज के जो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, इस क्षेत्रों में लिखा जाता है। और दूसरी भाषा है नारदा लिपि, जिसको नागरी भाषा कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम भारत में, जो हमारा गुजरात है, वहाँ पर ये लिपि लिखी जाती है। तो प्राचीन संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, जब लिखना शुरू हुआ तो इस शारदा लिपि में ही लिखा गया था, बाद में फिर दूसरी लिपि में लिखा गया। तो ये नागरी लिपि ही बाद में चल करके देवनागरी होगी, जो हम आज हिंदी भाषा लिखते हैं, वह देवनागरी लिपि है। तो जैसा हमने कहा, आर्यों ने बहुत प्रयास किया अपने संस्कृत भाषाओं को यहाँ की भाषाओं पर लादने का, और उसका प्रभाव भी पड़ा। उसी प्रकार बाद के काल में भी जब बुद्ध आए और उन्होंने अपनी जो दर्शन उन्होंने दिया, जो धर्म का प्रचार उन्होंने करना शुरू किया, तो पहली बार था कि उन्होंने धर्म का प्रचार स्थानीय भाषा में शुरू किया। उससे पहले जो भी धर्म का प्रचार करते थे संस्कृत भाषा में करते थे, जो भी कुछ लिखते थे ग्रंथ वो भी संस्कृत में लिखते थे। लेकिन बुद्ध ने पहली बार स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया। पाली भाषा जो उस समय की भाषा थी, उसी भाषा में उन्होंने अपना सारा प्रवचन दिया, अपना सारा ग्रंथ लिखवाया। तो उस समय बुद्ध के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। जो समाज के सौ पंडित थे, बुद्ध के ऊपर भी बहुत प्रेशर डाला कि तुम संस्कृत में बोलो, तुम संस्कृत में सारी चीज़ लिखो। लेकिन बुद्ध ने उनको मना कर दिया। उनके बाद जब कबीर आए, कबीर के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। कबीर ने सीधे सीधे कह दिया हम संस्कृत भाषा में प्रचार नहीं करेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा है संस्कृत खूब उदक हाथा बहता नहीं। संस्कृत जो है एक कुएं का पानी है, जमा हुआ पानी है, और जो भाषा है, बोली है, वो बहता हुआ पानी है। बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता नहीं। और जो कुएं का पानी है, अगर उसको यूज ना किया जाए तो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो संस्कृत कुएं का पानी है, और भाषा जो है, बोली जो है, वो बहता हुआ पानी है। इसलिए जिस भाषा में लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं, उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। बहुत सारे कवि और लेखक जिन्होंने संस्कृत के जितने ग्रंथ थे, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये जो संस्कृत में लिखे गए थे, आम आदमी की समझ से पढ़े था, उसका अनुवाद अपनी भाषाओं में किया। तो ये संस्कृत के पंडितों ने उनको भी बाइकआउट कर दिया। यहाँ तक कि एक कवि हुए कृत्तिवास ओझा, जिन्होंने बांग्ला भाषा में पूरे रामायण का ट्रांसलेट किया था, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया, हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये भाषा का जो दमन है, ये और देशों में भी, केवल भारत की बात नहीं है, और देशों में भी, कनाडा और इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ कि लोगों ने अंग्रेजी को थोप दिया। तो वहाँ के लोगों ने उसके विरुद्ध भी विद्रोह किया। इसलिए भाषा थोपने वाली चीज़ नहीं है। हमने पहले भी बताया, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जब उर्दू थोप दिया गया तो उनके पीछे विद्रोह हुआ। साउथ इंडिया वालों ने हिंदी के विरुद्ध में विद्रोह किया। तो भाषा जब थोपी जाती है तो ऐसे ही विद्रोह होता है। तो ये जो भाषा है, इसमें हमेशा डिफरेंसेस रहेगा। जैसे भोजन में डिफरेंस रहेगा, भोजन को आप एक नहीं कर सकते, वैसे ही भाषा को भी आप एक नहीं कर सकते। तो एक लैंग्वेज सबके ऊपर आप नहीं थोप सकते। हालांकि बाबा ने कहा कि जो इंग्लिश है
ये पूरी दुनिया की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन जिसकी जो भाषा है, जिसका जो मदर टंग है, उसको भी प्रोत्साहित नहीं करना है, अधिक से अधिक उसको बढ़ावा देना है। बाबा जहाँ कहीं भी गए, जिस भी क्षेत्र में, वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी उसी भाषा में बात करते थे। एक बार दो मित्र बाबा के पास आए, उन्हें पता था कि बाबा बहुत अंतर्यामी है, सबकी भाषा जानते हैं। उनको कहीं से पता लगा कि सबकी भाषा जानते हैं और जो जिस भाषा का व्यक्ति उससे बाबा उसी भाषा में बात करते हैं। तो एक व्यक्ति जब उनके पास आए बाबा के पास, तो बाबा ने शुद्ध अंग्रेजी में बात की, बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी में। तो बात करके वो बेचारा बाहर आया, तो उसने सोचा कि लगता है जो कहानी कही जा रही है सब झूठी है, बाबा अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हमारी भाषा को जानते ही नहीं। फिर लेकिन जो दूसरा मित्र था उसका, वो गया अंदर और जब बाहर आया तो उसकी आंखें पूरी आंसू से भरा हुआ। तो पूछा क्यों भाई, क्या बात हुई? तो कहते हैं बाबा ने मुझसे उसी भाषा में बात की जिस भाषा में मैं अपने घर में बात करता हूँ, तो इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकले। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो गया। हम गए तो हमसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और ये गया जिससे इसकी भाषा में बात कर रहे हैं। तो बाबा से पूछा गया, तो बाबा ने कहा देखो वो टेस्ट लेने के लिए हमारा आया कि हम उसकी भाषा जानते हैं। तो शुद्ध अंग्रेजी में हमसे सवाल कर रहा है, तो इसलिए हमने भी शुद्ध अंग्रेजी में उससे बात किया। और दूसरा व्यक्ति जो आया था उसको अंग्रेजी कुछ नहीं आती थी, उसको उसी के घर की लैंग्वेज पता थी, इसलिए मैंने उसके घर की लैंग्वेज में बात की। इसलिए बाबा हर समय स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करते रहे। स्थानीय जो भाषाएं हैं उसका पालन होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए। जहाँ तक है बाबा कि हर भाषा को अपनी डिक्शनरी बढ़ानी पड़ेगी। हर भाषा में हर चीज़ के लिए शब्द नहीं है। संस्कृत भाषा में जितने शब्द हैं उतनी हिंदी भाषा में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहा जाए लाल, तो लाल ये भी दिख रहा है, लाल ये गुलाब का फूल भी दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस हम नहीं बता सकते। लाल कपड़ा वो बच्चा भी पहना हुआ है, वो लाल अलग तरह का है। हमारे पास केवल एक शब्द है, लाल अलग अलग तरह का है, लेकिन शब्द हमारे पास एक ही है। तो इसको हमको ये जो समस्या है, जो कमी है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। हमारी जितनी मन की जो भावना है इसको एक्सप्रेस करने के लिए अधिक से अधिक नए नए शब्द बनाने पड़ेंगे। इसलिए स्थानीय भाषा जितनी भी है, जो हमारी लिपि है, वो बोलियां हैं, इसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और तीसरा जो पॉइंट है जिस पर मानव समाज बिल्कुल बना हुआ है, वो है रिलीजन, मजहब। कहा जाता है मजहब में अकल का दखल नहीं, जिसमें अकल आप नहीं चला सकते, हम लॉजिक नहीं कर सकते। अगर आप लॉजिक करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। जहाँ लॉजिक नहीं चलता उसको अंधविश्वास कहते हैं। तो ये जो मजहब है ये भी मानव समाज को बांटने का ही काम करता है। ऐसे कहने के लिए इसको लोग धर्म कह देते हैं, परंतु ये धर्म नहीं है, ये धर्म मत है, केवल कुछ व्यक्तियों का ओपिनियन है। इस्लाम क्या है? मोहम्मद साहब का जो ओपिनियन है, उनके जो विचार है वही इस्लाम है। जब वेद क्या है, जिस ऋषि ने लिखा होगा उनके जो अपने विचार होंगे। तो धर्म मत जो है, मजहब जो है, ये हमेशा बांटने का ही काम करेगा, डिवाइड करने का ही काम करेगा। बाबा एक बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। एक विशेष धर्म मत के अनुयायी, यहाँ पर नाम नहीं दे रहे हैं उस धर्म मत का, उस रिलीजन का, लेकिन बता रहे हैं उस धर्म मत का जो अनुयायी है उसको याद रखना पड़ता है कि पूजा में कितनी बार उठना है, कितनी बार बैठना है, कितनी बार दाएं घूमना है, कितनी बार बाएं घूमना है। उसको याद रखना पड़ता, काउंट करना पड़ता है।
तो जब परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उस समय क्या ये याद रखना संभव है? कितनी बार घूमे, कितनी बार आगे देखे, कितनी बार पीछे देखे? तो इसलिए ये धर्म नहीं है, ये केवल बाह्यिक अनुष्ठान है और बाह्यिक अनुष्ठानों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उस धर्म का अनुयायी है, उसको हम अपने मंदिर में घुसने नहीं देंगे, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब मंदिर बन रहा था तो मंदिर में जो ईंटें जोड़ने वाले राजमिस्त्री थे उसी तथाकथित धर्म के लोग थे। वो भूल जाते हैं कि मंदिर के भीतर जो चमड़े का ढोलक लेके जा रहे हैं वह ढोलक बनाने वाला भी उसी धर्म का अनुयायी है। वो भूल जाते हैं कि उनका जो धर्म ग्रंथ जिसको वो माथे से लगा रहे हैं उसकी बाइंडिंग करने का काम, छपाई करने का काम भी उसी धर्म मत के लोगों ने किया हुआ। लेकिन जब बन गया, काम निकल गया, उसके बाद कहते हैं कि उस धर्म मत के अनुयायी को हम मंदिर में घुसने नहीं देंगे। आज भी आप देखिए तो जो किताबों की बाइंडिंग का काम है, छपाई का काम है, मैक्सिमम उसी धर्म के लोग करते हैं, उसी मजहब के लोग करते हैं। तो इस आधार पर क्या लोगों को बांटा जा सकता है? कुछ धर्म के लोग जो है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं गाय जो है बहुत पवित्र है, क्योंकि गाय दूध देती, इसलिए गाय हमारी माता है। तो बाबा यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि अगर गाय दूध देती है इसलिए वह पवित्र है, तो भैंस का क्या? भैंस भी तो दूध देती है, उससे अधिक दूध देती है, तो क्या भैंस भी पवित्र है? भैंस को भी माता मान सकते हैं? तो ये सवाल अगर हम इन सो कॉल्ड मजहब के ठेकेदारों से पूछा जाए तो क्या कहेंगे? धर्म विरोधी है, क्योंकि तो यहाँ लॉजिक नहीं चलेगा। तो ये जो धर्म मत के लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये क्या करते हैं? अपनी बात मनवाने के लिए आपको कहते हैं कोई लॉजिक नहीं करना है, मजहब में अकल की बात नहीं करनी है। जो हमारे ग्रंथ में लिख दिया गया, हमारे शास्त्र में लिख दिया गया, या जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, ये आपको भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? मनुष्य का मन जड़ बुद्धि हो जाता है, जड़ में घुस जाता है, वो उन्हीं चीज़ों को लेकर के चलता रहता है। रोज मंदिर जा रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, वो नहीं जानता इससे क्या होना है, उससे उसके मन का कोई विकास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको करते जाना है क्योंकि ट्रेडिशन चला रहा है। तो ये है धर्म मत। ये धर्म मत क्या करते हैं? अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं राहु और केतु नाम के दो देवता हैं जो चांद को निगल जाते हैं। जो चंद्र ग्रहण होता है, तो प्राचीन काल में लोग चंद्र ग्रहण का साइंस नहीं जानते थे कि क्यों चंद्र ग्रहण होता है, तो इन्होंने उसको नाम दिया कि राहु नाम का एक देवता है जो चांद को निगल लेता है। उसी बात को लोग आज तक मान रहे हैं। साइंस ने प्रूव कर दिया कि चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है, सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है, इसके बावजूद भी लोग राहु और केतु को मानते चले जा रहे हैं। यही है अंधविश्वास। जहाँ पर लॉजिक नहीं होता है उसको कहते हैं अंधविश्वास। एक संप्रदाय का व्यक्ति गाय के मांस को खाना पाप समझता है। गाय हमारी माता है, गाय कट गई तो फिर बहुत बड़ा दंगा फसाद हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति हैं वो कहते हैं सुअर का मांस नहीं खाना। एक धर्म का व्यक्ति है कि मांग पर सिंदूर लगाने को समझते हैं कि धार्मिक काम। दूसरा है जो सिंदूर लगाने को जरूरी भी समझता है। ये समस्त धर्म मत जो है ये सेंटिमेंट ही पैदा करते हैं। सेंटिमेंट, आपके सेंटिमेंट का लाभ उठा करके अपना वो लोग पैदा करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब तक मुसलमान लोग यहाँ पर नहीं आए थे भारत में, तब तक जितने भी मंदिर बने वो सभी मंदिर किसी नियम से नहीं थे कि इसका जो दरवाज़ा होगा किस डायरेक्शन में होगा।
मुसलमानों के आने से पहले जितने मंदिर आप देखेंगे, किसी का दरवाजा उत्तर की ओर है, किसी का पश्चिम की ओर है, किसी का पूरब की ओर है, किसी का दक्षिण की ओर है, कोई विशेष नियम इसमें नहीं है। लेकिन जब मुसलमान यहाँ पर आए तो मुसलमानों के विरोध में, क्योंकि मुसलमान पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज करते हैं, उनका जो मस्जिद है पश्चिम में है, इसलिए हमारे मंदिर का दरवाजा दक्षिण की ओर होगा। तो जितने भी मंदिर उसके बाद बने मुसलमानों के आने के बाद, सबके दरवाजा दक्षिण की ओर होता है। तो मंदिर का दरवाजा देखकर भी आप समझ सकते हैं ये मंदिर कब बना होगा। क्योंकि मुसलमान लोग गाय खाते थे, इसलिए हिंदुओं ने कहा कि गाय हमारी माता है। मुसलमान सुअरों से घृणा करते थे, इसलिए हिंदुओं की एक जाति ने, हिंदुओं के एक वर्ग ने सुअर पालना शुरू कर दिया, सिर्फ ये एक दूसरे का विरोध करने के लिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो मजहब जो है यही काम करवाता है, आपकी बुद्धि को समाप्त कर देता है, आपके विवेक को समाप्त कर देता है। आदि लोग मानते थे कि सूर्य जो है पुरुष है, सूर्य को देवता मानते थे, पुरुष देवता है। तो उनके विरोध में जो मगध के लोग थे वो मानने लगे कि नहीं, तुम पुरुष मानते हो तो हम इसको स्त्री मानेंगे, तुम पिता मान रहे हो तो हम माता मानेंगे। अब गायत्री जो छंद है उसमें सूर्य पुरुष सविता कहा गया, पिता कहा गया। तो मगध के लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो माता मानेंगे, और माता मान करके वो पूजा करते हैं। आज भी पूजा कर रहे हैं छठ मैया के नाम से। और स्थिति ये है कि ये छठ मैया अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। जहाँ जहाँ ये छठ मैया के पुजारी जा रहे हैं, वहाँ पर छठ मैया की पूजा प्रारंभ हो गई। कनाडा क्या, इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या, हर जगह ये पूजा शुरू हो गई। कुछ लोग चांद को भी भगवान मानते हैं, चांद को अपना इष्ट देवता मान करके चांद को देखते हैं तो अपना व्रत खोलते हैं। तो उनके बारे में भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब वैज्ञानिक लोग चांद पर पहुँच जाएंगे, अपना रोटी, कपड़ा, जूता, मोजा सब लेकर के, तब क्या होगा इनका? तब क्या इसको भगवान मानेंगे? नहीं। तो इस तरह से जो धर्म मत है, मजहब है, वो समाज में विभेद पैदा करते हैं। तो इसलिए ये जो धर्म मत है, इनको हटा करके हमें स्पिरिचुअल सेंटिमेंट देना पड़ेगा, लोगों को साधना की ओर लगाना पड़ेगा। लोग मान जाएं कि ये परम पिता ने इस संसार को बनाया है, हम सब को बनाया है, हम सब उनकी संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक समाज हैं, हमें साथ मिलकर रहना है, जगत की संपदाओं का उपभोग मिल बांट कर करना है। जो ऋग्वेद की जो ऋचा है, संगठनम संबद्धम, उसको हमें चरितार्थ करना है। यही एक पॉइंट है कि स्पिरिचुअल सेंटिमेंट, परमात्मा को अपना पिता के रूप में स्वीकार करना, यही एक सेंटिमेंट है जिसके आधार पर मानव समाज को एकजुट किया जा सकता है परमानेंटली। तो इसलिए आनंद मार्ग के अनुयायियों के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि और धर्म मत के लोग इतना अधिक ब्रॉड माइंडेड नहीं है, उनके गुरुओं ने इतनी अधिक शिक्षा उन्हें नहीं दी है। हमारे गुरु ने हमें ये शिक्षा दी है और हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है कि हम एक मानव समाज का गठन करें, और जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। परम पिता बाबा की जय।